कैसे ही कोई आएगा तुम उसको शरीर दे दोगे? बात ये नहीं है कि शरीर कीमती है, बात ये है कि उसको शरीर देने से तुम्हें क्या मिला? इतना ही मिला कि उसने तुम्हें अपनी हवस का ईंधन बना लिया। उसको शरीर देने से तुम में सरलता आ गई, तुम में गहराई आ गई, तुम में ऊंचाई आ गई, तुम में बोध आ गया, तुम्हारे भ्रम कटे, तुम्हारा मोह मिटा, तुम्हारी बेड़ियां टूटी, कुछ भी हुआ। जैसे कि समाज में चलता है सर कि लड़कियों की कमाई नहीं खाते हैं, या फिर राजा भी अपनी बिटिया नहीं रख पाए हैं तो हम कैसे रख लें। तो वो सर कुछ नया वो कह रहे ये नहीं तो कुछ और। तो हम उनको सर कैसे ये चीज बता पाए। और दूसरा सर ये भी हमें जानना है कि ये जो मेरे विचार आ रहे हैं कहीं ना कहीं कहीं ये अहंकार के केंद्र से तो नहीं, कि हम जो अपना खुद का आकलन कर रहे हैं हो सकता है कि हम खुद को एग्जगरेट कर रही हूँ। तो सर इसमें हमें थोड़ी क्लियरिटी चाहिए, जो हम सोच रहे हैं वो कहीं ईगो का सेंटर तो नहीं आ रहा है। आपकी गलती ये नहीं है कि आप आगे अपनी नुमाइश नहीं लगाना चाहती। आपको तो पहले कान पकड़ के उठक बैठक करके खुद से माफी मांगनी चाहिए कि आपने 2 बार भी अपनी प्रदर्शनी क्यों लगाई। आप अपने ही विरुद्ध दोषी हो गई हैं। समाज, परिवार, संस्कार, इनके सामने निर्दोष बने रहने के लिए व्यक्ति स्वयं के प्रति ही बड़े से बड़ा दोषी अपराधी हो जाता है। अपनी गरिमा को बेच करके किसी की स्वीकृति मिल गई, हाँ बोल गई, एक एक्सेप्टेंस मिल गई, अनुमोदन मिल गया, तो ये तो बड़े घाटे का सौदा हो गया ना। जो आके आपको 15 मिनट या 2-4 दिन या हफ्ता भर देख लेगा, उसने आपको क्या देख लिया? उसने शरीर ही तो देख लिया आपका। ये आपके दिल में झांक के गया है। उसने आपको क्या बना दिया? मांस बना दिया। और उसने बनाया तो बनाया। लानत की बात यह कि आपने बनना मंजूर किया। आपको ये जो भी आंसू आ रहे हैं ना, ये बहुत पहले बह जाने चाहिए थे। ठीक है, जानता हूं सामाजिक एक परिप्रेक्ष्य है, संदर्भ है, इतिहास है, स्त्री को कई तरीकों से कमजोर बनाया गया है, पर इतनी भी वो नहीं कमजोर है कि मेले के और मंडी के जानवर की तरह उसे अपनी नुमाइश लगानी पड़े कि आओ मुझे देखो और कौन मुझे अपने अब घर बांधेगा बताओ। चलिए ऐसे कान पकड़िए। आंख बाद में पूछिएगा, आंसू पहले ऐसे कान पकड़िए कि अपने साथ ये कभी दोबारा नहीं होने दूंगी। अब दोबारा नहीं होगा सर। हाँ हाँ, सारी गलतियां, सारे अपराध अच्छे होते हैं, उनसे सबक ले लो बस। और यही आंसुओं का सबब होता है कि बड़ी ग्लानि अनुभव हो रही है। और ग्लानि की सार्थकता इसी में है कि जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होगा। भीतर जो बैठा हुआ था जिसने ये गलती करी, मैं उसको ही बदल डालूंगी। वो गलती करने के लिए बचेगा ही नहीं, तो दोबारा गलती करेगा कैसे? यही सबक होता है और यही प्रायश्चित होता है। क्या बोल रही थी आप अट्रैक्टिव नहीं हैं और ये सारी बातें, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर गए। देख रहे हो आप ये क्या कर रहे हो? ये आप अपने आप को मानसिक रोग की तरफ ढकेल रहे हो। दुनिया भर की महिलाएं न्यूरोसिस की शिकार हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ स्त्री खोजना मुश्किल है, और ये सिर्फ मनुष्य प्रजाति में हुआ है। उसको ऐसे देखते हो कि वो खुद को भी वैसे ही देखने लगती है। नहीं तो कौन हूं मैं शिक्षक हूं आपका। ये बात बड़ी विचित्र है कि आप अपने शिक्षक के सामने बैठ करके अपने शरीर का वर्णन कर रही हैं। ऐसा कोई करता है? आप सर मेरे सामने हम बैठ के बोल रहे हो कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो कि नहीं हो। आप कम्युनिटी में आए थे तो फॉर्म में पूछा गया था कि कितने सुंदर हो, पूछा था। और जो ज्यादा सुंदर होते हैं उनसे डोनेशन कुछ कम लेते हैं क्या? ये आकर्षण, ये सब, ये वो, शरीर को लेके मैं कुछ बोलता भी हूं तो यही आग्रह कि भाई मजबूत रखो, दौड़ो भागो। क्योंकि शरीर कमजोर कर लो तो और कई तरह की बाहर की कमजोरियां स्वीकारनी पड़ती हैं। पर देखो आप क्या कर रहे हो, आप उस व्यवस्था में फंस करके वही करने लग गए जो व्यवस्था आपसे कराना चाहती है। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को शरीर की तरह देखो, आपने वो शुरू कर दिया। ये गुनाह है। हम्म
गीता मना करती है और श्री कृष्ण खुश नहीं होंगे इस बात से। हिंदू कहती हैं ना अपने आप को आप। हाँ, तो सनातन की धारा को शब्द जिन ऋषियों ने दिए थे, वेद जिन्होंने देखे थे, जहां से मुखरित हुए थे, उन्हें बड़ा बुरा लग रहा होगा। उन्होंने अपनी बेटियों को शरीर और जिस्म और मांस की तरह नहीं देखा है। वही सच्चे पिता हैं हमारे। कैसा लग रहा होगा? सोचो कोई बाप हो जो सचमुच अपनी औलाद का भला चाहता हो। संयोग की बात कि वो औलाद एक लड़की है और उसने जान लगा दी अपनी औलाद की परवरिश करने में कि वो अपने आप को चेतना की तरह देखे। ये वेदांत दर्शन पूरा और क्या है? सांख्य और क्या है? योग क्या है? न्याय क्या है? वैशेषिक क्या है? बुद्ध और महावीर भी उस धारा से कोई अलग है क्या? उनका आशय क्या है? उनकी नीयत क्या है? और उन्होंने अच्छी से अच्छी नीयत रखते हुए अपनी औलाद की परवरिश करी। वो चाह रहे थे कि औलाद पढ़े लिखे ऊंची से ऊंची बने। उन्होंने खुद किताबें लिख करके दी अपनी औलाद के लिए। तुम उस बाप की सोचो जिसने अपनी औलाद के लिए खुद किताबें लिखी ताकि वो कभी बहक ना जाए। वो औलाद जब अब बड़ी हो गई है, युवा हो गई है, तो वो अपने आप को बोल रही है कि मैं तो शरीर हूं और मैं कम अट्रैक्टिव हूं। क्या गुजर रही होगी अब बाप पर? सत्य सनातन होता है ना, शरीर तो नहीं। अपने आप को सनातनी बोलते हो और सत्य की जगह संस्कारों का पालन कर रहे हो। और वो भी कौन से संस्कार जो हर 2 पीढ़ियों में बदल जाते हैं, जो हर 200 किलोमीटर पर बदल जाते हैं। संस्कार थोड़ी सनातन हो गए। ये प्रथाएं, ये रीति रिवाज, किस घर में क्या चलता है, किस मोहल्ले में क्या चलता है, किस कुल में क्या चलता है, किस गांव में क्या चलता है, ये थोड़ी सनातन हो गया। क्यों डरते हो? क्यों दबते हो? मनुष्य की पहचान देह नहीं चेतना होती है और हमारे ऋषि हैं हमारी चेतना के बाप। हाँ, सुनेंगे बाप की, पर असली बाप की सुनेंगे ना। सोचो ऐसे बाप के सामने बेटी आए और बता करके आए कि शरीर रह गई हूं, चेतना का सम्मान तो किया ही नहीं। सोचो, न जाने कौन सा आपने आंकड़ा बोला था कि इतने महीनों से, इतने सालों से आप गीता प्रतिभागी हो, आप छात्रा हो मेरी। मेरी छात्रा मेरे आके आके बोलेगी कि कोई इधर उधर का अंडू पंडू आकर के उसको शरीर की तरह देख कर चला गया, मुझे कैसा लगेगा? क्या उसकी पात्रता कुल की उसके पास रेलवे की नौकरी है? कैसे गई थी उसके पास? चाय समोसा लेके गई थी? क्या किया था? घर वालों ने बोला था जाओ दोनों अब छत पे बात कर लो। क्या हुआ था? ये सब करके फिर आप गीता को क्या मुंह दिखाओगे? हम्म? पहले परंपरा ने उसको शरीर बनाया और अब वो परंपरा से विद्रोह करके खुद ही शरीर बनी जा रही है। ये है बड़ी से बड़ी हार बाप की। कहीं ये चल रहा है कि कोई तुम्हें देखने आएगा, चलो अपने आप को दिखाओ, और कहीं ये चल रहा है कि वो खुद ही अपने आप को दिखाते घूम रही है। पर ले दे करके ये तो उसके भीतर घुस ही गया है कि वो शरीर है। गांव की है, कस्बे की है, तो कोई देखने आएगा, और पढ़ी लिखी है, मेट्रो की है, तो फिर वो खुद ही अपने आप को दिखाएगी। आप यहाँ आते हो, मेरे सामने बैठते हो, कोई ऋषिकेश आया था, आप सवाल पूछते हो, मैं आपका एक चेहरा देखता हूँ,
चेतना से प्रदीप्त मैं आपका एक व्यक्तित्व देखता हूं जिसमें सच के लिए कुछ लगन है, जिस पर ज्ञान का कुछ प्रकाश है, और फिर आप मेरे सामने से हटते हो, अपने घरों में जाते हो और क्या बन जाते हो? तो मेरे साथ भी धोखा ही कर रहे हो ना। मुझे जो अपना आप चेहरा दिखा रहे हो, आप इससे बिल्कुल कुछ नीचे गिर के कुछ और ही बन जाते हो दुनिया वालों के सामने। क्या ऐसी मजबूरी, क्या स्वार्थ है? कितनी आपको सुविधाएं मिल रही हैं? जिंदगी ऐसी आपको कौन सी बड़ी बड़ी चीजें दे रही है कि आपसे छोड़ी नहीं जा रही हैं सुविधाएं? पढ़े लिखे हो, पढ़ाते हो, शिक्षिका हो, युवा हो, बहुत कुछ आपके पक्ष में है। जो यहाँ अभी छात्र छात्रा बनकर बैठे हुए हैं, अभी सत्र समाप्त हो और कोई बाहर जाके कसाई बन जाए और कोई कसाई के मांस का खरीदार बन जाए, तो इसलिए आते हो मेरे सामने। तो मालूम है ये हुआ है, अभी ऋषिकेश में ही हुआ था। मैं चल रहा होता था, इस बार खूब चला, उधर दूर लक्ष्मण झूला के भी पीछे से, वहां से शुरू करता था, जहां जिसको बोलते हैं ना गोवा बीच, वहां से शुरू करता था और इधर जानकी सेतु से आगे आके फिर पार करके और आस्था पथ पे पूरा दूर तक। और बीच बीच में लोग मिले और वो अनाप शनाप अनर्गल हरकतें कर रहे हैं और मुझे देखते ही मुंह फेर लें या इधर उधर कर लें, और मुझे लगे ये देखा देखा चेहरा है, और मैं भी अपने चलने में मगन, तो मैं कुछ बोलूं नहीं। मुझे लगता है उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो हमारे गीता प्रतिभागी ही थे। एक तो खास तौर पर याद है, उधर पुल के पास वो बैठा हुआ था, वहां नीचे वो बैठा हुआ था अपना एक डब्बा लेकर के, जाने वो संभावना यही है कि ज्योतिष जैसी वो कोई चीज थी। तो वहां दो तीन बैठ गए थे, एक पुरुष था, दो स्त्रियां थी, वो बैठ गए थे। और मैं इधर से आ रहा हूं तो मुझे देखते ही उन्होंने पहले तो मेरी ओर देखा और फिर तुरंत मुंह फेर लिया और सर नीचे झुका लिया। मैं भी क्यों वहां पर कुछ अशिष्टता करूं, क्यों कुछ कहूं पूछूं, मैं भी तेजी से आगे बढ़ गया। पर आप लोग यही करते हो ना, सत्र में बैठते हो, उसके बाद इधर उधर जा करके कहीं भी मुंह मारते हो ना। और अच्छा है कि मैं आपकी निजी जिंदगी में झांक के नहीं देख पाता, बहुत घाव लगेगा मुझको। कैसे तैयार हुए थे? बहनों ने, भाभीियों ने, आंटियों ने, मौसियों ने आके बोला ना, अब इसमें ज्यादा तू चटक लगेगी, चलिए पहन ले। किसी दीदी ने आकर बोला होगा थोड़ा ज्यादा गहरे गले का पहन ले, लड़का पट जाएगा। हुआ होगा ना ये सब, किया है ना ये। किसी ने सिखाया होगा कि जब जाना तो थोड़ा शर्माना, किसी ने स्क्रिप्ट रटाई होगी, तो तजुर्बेकार भाभियां होती हैं, ऐसे बोलना वैसे बोलना, इस बार वाला लड़का अच्छा है, रेलवे का अफसर है, देख हाथ से मत जाने देना। और यहाँ मैं तुम्हारे लिए गीता परीक्षा बना रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या सोच रहा हूँ, और तुम यहाँ से निकल करके कहाँ जा करके लौट जाते हो। और किसी का नहीं तो एक पल के लिए मेरा ही ध्यान कर लिया करो, एक बार को यही विचार कर लिया करो कि मैं होता तो क्या सोचता, क्या बोलता, कैसा लगता मुझे। जो नए आए हैं उनसे कुछ नहीं कह रहा, जिनके 2 ही 4 महीने हुए हैं, पर जिनके सालों बीत रहे हैं, उनसे कुछ तो मेरा भी रिश्ता है ना, थोड़ा तो मेरा भी कुछ हक है। तो उसी हक के नाते कह रहा हूँ, बाहर अपने आप को गिराने से पहले थोड़ा मेरा ख्याल कर लिया करो। कोई और नया नवेला होता तो मैं उसको समझाता कि देखो,
बेसिक्स से शुरू करते हैं। मनुष्य क्या होता है, जीव क्या होता है, लिंग क्या होता है, जेंडर क्या होता है, ये सब पहचाने कहाँ से आती हैं, अहंकार क्या है, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या बात है, ये सब बताता है। पर आपको क्या बताऊं मैं ये सब? आपको तो ये सब बता चुका हूं। आप ये सब जानते हो, और जानते बूझते फिर आप जाकर के अपनी नुमाइश लगाते हो। मुझे शरीर से कोई समस्या नहीं है। आप किसी पुरुष के सामने अपना शरीर प्रदर्शित करें या कोई पुरुष स्त्री के सामने, मुझे उसमें भी क्या समस्या है? ये सब तो कर्म है। मुझे मनुष्य को मनुष्य की गरिमा से गिराने में समस्या है। तुम प्रेम के नाते जाकर किसी से गले मिल जाओ, वो भी बाहरी तौर पर शरीरों का ही आलिंगन है, ठीक है, वो नुमाइश नहीं कहलाएगी। छोटे बच्चे को भी आप प्रेम में उठा लेते हो, और युवा पुरुष स्त्री भी प्रेम में शारीरिक तौर पर मिल सकते हैं। पर ये सब जो आप अभी बता रहे हो, इसमें तो प्रेम कहीं नहीं है। जब प्रेम नहीं है तो शरीर कहाँ से आ गया? मैं पूछ रहा हूँ। प्रेम और शरीर का रिश्ता समझते हो क्या होता है? समझो बात को। अहंकार बहुत सारी चीजें अपने पास रखता है, रखता है ना, रखता है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो अहंकार के क्या हैं? विषय, ऑब्जेक्ट्स। और अहंकार के पास पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? शरीर। शरीर। तो प्रेम और शरीर का रिश्ता ये होता है कि जैसे प्रेम में अहंकार अपने आप को ही छोड़ देता है, यही परिभाषा है ना। मुझे मेरी हस्ती प्यारी नहीं है, अहंकार कह रहा है मुझे मेरी हस्ती प्यारी नहीं है, मैं खुद को ही छोड़ने को तैयार हूं। तो वैसे ही वो अपने सब ऑब्जेक्ट्स को जाकर सही जगह पर समर्पित करने लगता है। सही जगह कौन सी? जो उसको मदद देगी घटने में। ये मेरे पास कलम है, ये कलम मैं उसको दूंगा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये मेरा विषय है, मैं अहंकार हूं, ये मेरा विषय है। ये कलम मैं उसको दूंगा जो सचमुच मेरा भला कर पाए, और मेरी भलाई किसमें है? घटने में। ये कलम मैं उसको दूंगा जो घटने में मेरी मदद करे। ठीक इसी तरीके से मेरा पहला ऑब्जेक्ट क्या है? ये शरीर भी उसको दूंगी जो घटने में मेरी मदद करे। और अगर वो घटने में मेरी मदद नहीं कर रहा है तो ये शरीर का व्यापार है, ये जिस्म फरोशी है, ये लेन देन है ना, फिर ये प्रेम तो नहीं है। सारी बात अध्यात्म में किसकी होती है? नीयत की। आप जाकर के अपना शरीर किसी को दे रहे हो, चाहे दे रहे हो चाहे दिखा रहे हो, कुछ भी, उसके पीछे नीयत यही होनी चाहिए, क्या इससे मैं और उठूंगा कि गिरूंगा? बस यही सवाल है। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही किसी राह चलते को शरीर नहीं दिखा देते कि उससे मुझे थोड़ा अटेंशन मिल जाएगा, थोड़ा वो मेरी ओर ऐसे मुड़ के देख लेगा और भाव मिल जाएगा मुझको। किसी राह चलते को ऐसे ही 100 रुपए भी दे देते हो क्या? उस 100 रुपए तो हाथ का ऑब्जेक्ट है, और शरीर क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है। वो तो अहंकार का घर ही है, वो अहंकार का पहला ऑब्जेक्ट है। जब किसी राह चलते को 100 रुपए भी नहीं दे देते तो उसको शरीर क्यों दिए दे रहे हो? ऐसे ही कोई आएगा तुम उसको शरीर दे दोगे? बात ये नहीं है कि शरीर कीमती है, बात ये है कि उसको शरीर देने से तुम्हें क्या मिला? इतना ही मिला कि उसने तुम्हें अपनी हवस का ईंधन बना लिया, इतना ही तो हुआ। उसको शरीर देने से तुम में सरलता आ गई, तुम में गहराई आ गई, तुम में ऊंचाई आ गई, तुम में बोध आ गया, तुम्हारे भ्रम कटे, तुम्हारा मोह मिटा, तुम्हारी बेड़ियां टूटी, कुछ भी हुआ।
तुमने शरीर भी दे दिया और शरीर तुम्हारा पहला ऑब्जेक्ट था। तुमने अपना पहला ऑब्जेक्ट दे दिया और बदले में क्या मिला? इंडिग्निटी। ज्यादातर लोग और क्या करते हैं, जैसे कोई तुम्हारे शरीर पे आके थूक गया हो, और तुम उस थूकने को बर्दाश्त कर रहे हो, एक के बाद एक इंडिग्निटी सहते हुए भी बार बार जाकर बिछ भी जाते हो। एक जानवर है, बिल्कुल हवसी जानवर, वो तुम्हारे शरीर का उपयोग कूड़ेदान की तरह कर रहा है। वो अपने शरीर का मल आकर तुम्हारे शरीर के ऊपर डाल जाता है। वो वैसे ही अपने सामान्य क्षणों में भले ही थोड़ा कम जानवर हो, पर हवस के क्षण में तो पूरा ही जानवर बन जाता है ना। और हवस के क्षणों में वो जो पूरा जानवर बना हुआ है वो तुम्हारे शरीर पे आकर के और कचड़ा डाल जाता है। चलो डलवा लिया कचड़ा, शरीर को राख ही हो जाना एक दिन। डलवा भी लिया कचड़ा, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे भ्रम नहीं खोए, तुम्हारे बंधन भी नहीं खोए, तुम्हारी गरिमा खो गई। और अब अगली बार तुम और ज्यादा अपने आप को शरीर जैसा ही अनुभव करोगे, और धीरे 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 ये तुम्हारी पहचान बन जाएगी। दुनिया भर की स्त्रियों की यही पहचान बन गई है, मैं तो शरीर हूं। क्या है, इतनी काम वासना होती है क्या कि किसी जानवर को भी बुला करके शुरू हो जाओगे? दिख रहा है कि व्यक्ति अयोग्य है, कोई उसमें गहराई ऊंचाई नहीं, कुछ नहीं, और तुम अपने आप को अर्पित कर देते हो, बिछ जाते हो। मीरा को नहीं मिला होगा कोई तो बोली कि कृष्ण पर्याप्त है, भले ही शरीर रूप में उपस्थित नहीं है तब भी पर्याप्त है। कोई नहीं मिल रहा तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। समाज का दबाव और अपने ही शरीर का प्रभाव, हार्मोनल वासना, इन दोनों में आ करके अपनी गरिमा का सौदा करना बंद करो। ऐसे ही नहीं किसी को हक दे देते कि अंजू पंजू आके तुम्हारे शरीर पे हाथ लगा जाएगा। ज्ञानियों ने इसको मंदिर बोला है। किसको? शरीर को ही। घट घट में राम बसत हैं। कोई भी आता है ऐसे ही जानवर थूक के चला जाता है। वही बात दोनों लिंगों से कह रहा हूं, क्योंकि सेक्सुअली एग्रेसिव तो महिलाएं भी हो सकती हैं, वो पुरुषों का शिकार वो भी करती हैं। क्यों घुसना है तुम्हें इस खेल में? अरे सब कुछ तो करा प्रकृति नहीं है ना, उसी ने करा है ना, पैदा भी उसी ने कर दिया। ये बाल तुम्हारे लंबे तुमने खुद करे खींच खींच के। तुम्हारा जो भी कद है तुमने खुद अपने आप को ऐसे खींचा कि इतनी लंबी हो जाऊं। तुम्हारा खाना तुम कुछ कर रही हो, भीतर केमिकल वेमिकल डाल के पचा रही हो। सब कुछ जब माँ कर ही रही है तो जीवन में अगर विपरीत लिंग का कोई आना होगा तो वो भी आ ही जाएगा। 50% आबादी तो दूसरे ही लिंग की है भाई। काहे के लिए इतना व्याकुल, इतना डेस्परेट हो रहे हो? और आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आइदर वे आई एम ओके एंड कंप्लीट। पूर्णमदः पूर्णमिदम, दिस और दैट, आई एम ओके। हम डेस्परेट नहीं है कि किसी राह चलते को पकड़ के अपने घर में घुसेड़ लाएं, और हमने दरवाजा बंद भी नहीं कर रखा है। कोई होगा सुयोग्य तो आ जाए, स्वागत है। जीवन जोड़ी बनाने के लिए नहीं मिला है भाई। तुम पगलाए रहते हो कि अरे जोड़ी नहीं बनी तो क्या होगा, और अब तो छठी क्लास से तुम पागल हो जाते हो। हाँ, मेंटल हेल्थ केसेस आ रहे हैं
छठी का लड़का है वो, उसका भी था कि वो बोल रहा है सनी टुक अवे माय गर्ल। हाँ, वो बोल रही है शी स्टोल माय बॉय। तुम्हें ये सब किसने सिखा दिया कि तुम्हारी जोड़ी नहीं बनेगी तो तुम अधूरे रह जाओगे? एकदम ही पगला जाते हो, और 25-30 पार करने लगे और जोड़ा नहीं बना है तो बिल्कुल घोड़ा हो जाते हो। तुम्हारे साथ मरेगा, साथ पैदा हुआ था। मैं साथी बनाने का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को जीवन के केंद्र पर रखने पर पुनर्विचार करने को कह रहा हूं कि मेरा एक जोड़ीदार होना चाहिए दूसरे सेक्स का, और वो तू मेरी जिंदगी है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया तुम्हारे भीतर? फिल्में, गंदी फिल्में। खूब देखा ना, राजश्री, YRF, मीठे मीठे गाने। हम एक बार पैदा होते हैं और एक बार मरते हैं और एक बार प्यार करते हैं, और ऊपर वाला हमें जोड़ों में भेजता है। एकदम थू फिलॉसफी। और उस फिलॉसफी के तुम कदरदान हो गए, ग्राहक हो गए, बंधक हो गए, लगे हुए हैं कि लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए। अच्छा, तुमने क्या क्या खेलना सीखा ये बताओ। दुनिया में इतने स्पोर्ट्स हैं, और जो खेलते हैं उनसे पूछना कि जब वो खेल रहे हैं और मैच के बीचों बीच हों, उस वक्त कोई आकर के उनके सामने नग्न खड़ा हो जाए और कहे आओ मैं मौजूद हूं, प्रस्तुत हूं, अभी सेक्स करते हैं, वो अपना गेम नहीं छोड़ेंगे। पर तुमने कभी कोई स्पोर्ट्स भी ठीक से नहीं खेला। क्रिकेट के मैदान, क्रिकेट तो देखते हो ना, वहाँ घुस आती हैं कई बार, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, साउथ अफ्रीका में, वो स्ट्रीकर्स बोलते हैं उनको, नंगी लड़कियां भी आ जाती हैं। बैट्समैन उसको ऐसे बल्ला दिखा दिखा के भगाता है, भगे यहाँ से, भगे यहाँ से, डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि अभी तुमने कुछ खेलना भी नहीं सीखा। इसी तरीके से जिन्होंने पढ़ने में कभी जी लगाया हो, उनसे पूछो कि वहां भी जो आनंद होता है वो कुछ कम होता है क्या? पर जिंदगी में आनंद तो छोड़ दो, किसी तरह का तुम्हें प्लेजर ही नहीं पता, तो तुम्हें एक ही प्लेजर होता है, वही जो घटिया जो टीवी सॉप्स वगैरह में आ जाता है कि देवरानी जेठानी, लोग लुगाई, जो हाइयर प्लेजर्स होते हैं लाइफ के, वो तुम्हें पता ही नहीं है। तो तुम इन लोअर प्लेजर्स में ही जानवरों की तरह लौटने को डेस्परेट रहते हो। सीखो स्विमिंग, खेलो वॉलीबॉल, और बुला रहा होगा उस वक्त कि आजा, मना कर दोगे? जिंदगी को कोई ऊंचा मकसद तो दो। मैंने तो अभी बस खेलने और पढ़ने की बात करी। खेलने पढ़ने से ऊंचे और बहुत ज्यादा मकसद होते हैं, बहुत ऊंचे। वो मकसद अपने आप को देख कर देखो कि ये सेक्सुअल डिस्परेशन बचता है कि नहीं, सेक्सुअल सोशल जो भी बोलो, देकर देखो कि ये सब बचता है कि नहीं बचता है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे तुम्हारी जो फिजिकल अर्जेस हैं वो मिट जाएंगी ना, पर अब तुम किसी गटर के इंसान को स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद ऊंचाई पर पहुंच गए हो। अपने आप को ऊंचा बनाओ, तो फिर जिंदगी में कोई आएगा भी तो उसकी एक ऊंचाई होगी, ऊंचाइयों पर ऊंचे ही लोग मिलेंगे। अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने की जगह 16, 18, 20, 22 के होते नहीं हो ना, तुमने जिंदगी देखी ना, अपने आप को ढाला ना, संवारा ना, अपने आप को कुछ शिल्प दिया ना, आकार दिया न, गढ़ा ना, सौंदर्य दिया, और बस लग जाते हो कि किसी कदर से जोड़ा बन जाए। मैं बाहर निकलता हूं, बहुत बार होता है, जोड़े आ रहे होते मुझे देख के घबरा सा जाते हैं। उस मजाक की तरह नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद बचना चाहता हूं कि बेचारों को असुविधा ना हो। कहीं कैफे में जाऊंगा तो सबसे कोने वाली हमेशा टेबल लेके बैठूंगा मुंह छुपा के। मैं किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में अगर बीच में बैठ जाऊं तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। ये मैंने देखा है, लोग दरवाजे से घुसते हैं, मुझे देख के बहुत जोर से भगते हैं।
मजाक से आगे की बात है। उनको पता है कि अब ना मैं कुछ कर सकता ना वो कुछ कर सकते। तुम अपने आप को न सुलझने वाली गांठों में बांध लेते हो। और मैं सांत्वना दे नहीं सकता कि रुक जाओ वही तुम्हारा उपचार हो जाएगा। तुम अपने आप को ऐसी जगहों पे डाल देते हो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, विशेषकर महिलाएं। मैं क्या करूं? अभी किसी महिला की मेल आई जो हमारी प्राइमरी आईडी है, जो हमने वेबसाइट पर भी डिस्प्ले कर रखी है। उसमें उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। फिर उसने लिखा कि मुझे पता भी नहीं चला मेरे पति ने मुझे इम्प्रेग्नेट कब कर दिया। और मैं जानती थी कि ये नाकाबिल आदमी है और मैं कुछ ख्याल कर रही थी, और अब मैं देख रही हूँ कि मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। और अब मैं और बात कर रही हूँ इससे और इसके घर वालों से, तो बहुत सारी बातें खुल रही हैं। और मैंने लव मैरिज करी थी, घर से भाग कर करी थी। मेरे घर वाले अब मुझसे बात नहीं करते हैं, और यहाँ मैं आ गई हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं किस आदमी के साथ और किस घर में फंस गई हूँ। तो उसका मेल आया संस्था के पास। संस्था ने उसको रिप्लाई दिया। मालूम है हमें क्या रिप्लाई आता है? दिस मेल बॉक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जानते हो इससे प्रोबेबिलिटी क्या पता चलती है? अब निश्चित रूप से हम नहीं जान सकते, पर संभावना जानते हो क्या है? इस महिला का मेल आईडी भी उस पुरुष के पास था, और वो रेगुलरली इसका मेल, जब उसने देखा कि ये मेल इधर आई है, मेल आईडी उड़ा दिया। और वो महिला यही सोचती रहेगी कि संस्था की ओर से तो कभी जवाब ही नहीं आया। अब उसका फोटो एल्बम देखना, उसका लंबा, उसने लिखा था लंबा प्रेम प्रसंग चला 5 साल में। उसने क्या क्या फोटो खिंचाई होंगी, क्या क्या वीडियो बनाए होंगे, क्या क्या उसकी खुशी, क्या जज्बात छलके होंगे, और फिर ब्याह किया होगा, उसका भी एल्बम होगा। क्या खुशियां हैं। अच्छे बनो और अच्छा हाथ पकड़ो, और तुम्हारी नीयत अच्छे हाथ की नहीं, अच्छा बनने की होनी चाहिए। अच्छे बनो, ऊंचे बनो। उसके बाद मालिक की मर्जी होगी, किसी का हाथ आ गया, नहीं आया तो हम खुद ही अब क्या हो गए, हम खुद ही अच्छे हो गए, हम खुद ही ऊंचे हो गए। खुश हैं, अपने में खुश हैं भाई, तड़प नहीं रहे। और जब तक तुम्हें पता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, किसी काबिल नहीं हो, तुम में 100 तरह के दोष और कमजोरियां पाले सब बैठे हो, तब तक ये जोड़ेबाजी में भूल कर भी मत पड़ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद को बनाओ, जिंदगी को बनाओ, ताकत बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, कौशल सीखो, दुनिया देखो। अंडे देने मत लग जाओ जल्दी से कि घोंसला बना लिया।